अगर आप अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर काम करने के लिए बाहर जाते हैं, बाहर से मेरा मतलब है इंडिया से बाहर जाते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। सॉरी, ये कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है जिसने उत्तर प्रदेश को हिला के रख दिया। क्योंकि जिस इंसान को मारा गया था, अगर आप उस जगह पे होते और उसके बॉडी को निकलते हुए देखते, तो शायद आप कई रातों तक ठीक से सो नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, 28 अप्रैल 2025 बिजनौर जिले के किरतपुर थाने से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने फिर से एक बार मेरठ की उस कातिल हसीना मुस्कान की याद दिला दी है। दरअसल 28 अप्रैल की शाम को बिजनौर के गांव किरतपुर से लगे रामपुर के गांव में जब किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। मगर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये गोली चल कहाँ से रही है और चला कौन रहा था। सो दैट वो गोली चलने की आवाज़ सुनकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, जिसके बाद वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस को कॉल करके वो बताते हैं कि हम चुपचाप अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। अब ये सुनकर पुलिस तुरंत उस जगह पे पहुंच जाती है जहां पर गोली चली थी। पुलिस वहां पहुंचकर देखती है कि एक इंसान की लाश पड़ी हुई है, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी और उसके गोली भी लगी हुई थी। इतना ही नहीं, मारने वाले ने उसके चेहरे को इतनी बुरी तरह से कुचला था कि उसके चेहरे को पहचान पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लग रहा था। अब यहाँ पर पुलिस वाले भी उसके चेहरे को पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके चेहरे को पहचान नहीं पाते हैं। फिर उसके बॉडी को झाड़ियों से निकालते हैं और निकालने के बाद उसे देखते हैं और देख के यही सोचते हैं कि आखिर इस इंसान को किसने मारा होगा और क्यों मारा होगा। अब इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए पुलिस वाले उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि जिस इंसान को मारा गया था उसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल होगी। लेकिन अभी भी पुलिस वालों को कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर ये इंसान कौन है, कहाँ रहता है और किसने मारा होगा। अब यहाँ पर मैंने आपको इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि इस इंसान को इतनी ब्रूटली तरीके से मारा गया था कि अगर आप सुनेंगे और अगर आप इस जगह पे होते, तो शायद आप कई रातों तक परेशान रहते और ठीक से सो भी नहीं पाते। सो एज ए फैमिली मेंबर ऑफ माय चैनल क्राइम हाउस, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता कि आपके साथ हो। सो हम इस इंसिडेंट पे वापस आते हैं। अब पुलिस वाले यहाँ सोच ही रहे थे कि आखिर इसे किसने मारा होगा और क्यों मारा होगा। तभी उन्हीं किसानों में से एक किसान बाहर निकल कर आता है और वो बोलता है कि जब हम खेत में काम कर रहे थे और जब ये गोली चल रही थी, तभी 3 लोग मोटरसाइकिल पे आते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। लेकिन इस बार जब वो वापस जाते हैं तो सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। अब ये सुनने के बाद पुलिस समझ जाती है कि हो ना हो इन्हीं दोनों में से किसी ने इस इंसान को मारा होगा। जिसके बाद अब पुलिस वाले उस रोड की छानबीन करना शुरू कर देते हैं जिस रोड से ये मोटरसाइकिल आई थी। अब उस रोड की छानबीन करते वक्त पुलिस को उस रोड पर एक दुकान भी मिलता है और उस दुकान में एक सीसीटीवी लगा हुआ था। अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू करती है, तो उस सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि 3 लोग आए थे, लेकिन फिर जब वो वापस गए तो सिर्फ 2 ही लोग थे। इट मीन्स कि जो इंसान मरा होगा, हो सकता है वो तीसरा आदमी हो और इन्हीं में से किसी ने इसको मारा होगा। अब यहाँ पर पुलिस वाले इस सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस गाड़ी का नंबर भी देख लेते हैं, जिसके बाद उस गाड़ी के नंबर की मदद से इस बाइक के ऑनर के पास पहुंच जाते हैं। अब जिस इंसान की ये बाइक थी, उस इंसान का नाम मेहरबान था। अब पुलिस उसे पकड़ लेती है और पकड़ लेने के बाद कस्टडी में ले आती है पूछताछ करने के लिए। पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारी बाइक पे 3 लोग बैठे थे जब तुम वापस जा रहे थे, लेकिन जब तुम वापस आ रहे थे तो तुम्हारी बाइक पे सिर्फ 2 ही लोग थे। जिस पर अब मेहरबान बोलता है कि दरअसल उमर जो है वो मेरा दोस्त है और वो मुझे कुछ दूर ले जाकर छोड़ देता है, जिसके बाद वो फारूक को लेकर खेत की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पर पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि जो लाश हमें मिली है, क्या उसका नाम फारूक है? जिस पर अब मेहरबान बोलता है कि हाँ, उसका नाम फारूक है और वो मेरा मामा है। भला मैं अपने मामा को कैसे मार सकता हूँ? अब ये सुनने के बाद पुलिस वालों को लगा कि शायद मेहरबान इनोसेंट है, इसलिए पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया और जाने दिया। बट यू नो व्हाट, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड मेहरबान ही था। जिसके बाद अब पुलिस वाले मेहरबान को छोड़ देते हैं और फारूक के घर चले जाते हैं, फारूक के परिवार वालों को ये खबर देने के लिए।
लेकिन यहाँ पर फारूक के परिवार वाले बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि फारूक के साथ क्या हुआ था। अब जब पुलिस वाले फारूक के घर वालों को ये खबर देते हैं कि फारूक अब इस दुनिया में नहीं है, तो फारूक के घर वाले ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि फारूक सच में अब इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद अब पुलिस वाले फारूक के घर वालों को पोस्टमार्टम हाउस ले जाते हैं, ये कन्फर्म कराने के लिए कि फारूक अब सच में इस दुनिया में नहीं है और ये उसकी लाश है। जिसके बाद वो रोने-धोने लगते हैं और जो फारूक का भाई होता है, जो इस मौत से बहुत ही ज़्यादा दुखी था, वो फारूक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके बगल के थाने में चला जाता है अपने भाई के मर्डर केस का दर्ज कराने के लिए। अब वो पुलिस वालों को बताता है कि मेरे भाई का खून मेहरबान और उमर ने ही किया होगा, क्योंकि कुछ देर पहले ही वो आए थे मेरे घर और मेरे भाई को अपने बाइक पर बैठाकर वो लेके गए, जिसके बाद वो घर वापस ही नहीं आया। अब यहाँ पर पुलिस वाले मेहरबान को फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट यू नो व्हाट, ये उनके हाथ नहीं आते हैं और तो और उमर पहले ही भाग चुका था। लेकिन पुलिस वाले भी हार नहीं मानते, वो उनके मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। जब पुलिस वाले उनके मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों किरतपुर के रेलवे स्टेशन फाटक के पास ही दोनों है और ये उनकी लास्ट लोकेशन है। जिसके बाद पुलिस उस लोकेशन पे पहुंच जाती है और पहुंच के देखती है तो उस वक्त तो कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन अभी भी पुलिस उनके लोकेशन को ट्रैक कर रही थी। लेकिन इससे ये तो कंफर्म हो गया था कि ये दोनों अभी भी किरतपुर में ही है। जिसके बाद अब पुलिस वाली एक टीम का गठन करती है और टीम बनाकर इन दोनों को पकड़ने की कोशिश में लग जाती है और पुलिस उसी लोकेशन पे पहुंचती है जहां पर इन दोनों का लास्ट लोकेशन शो हो रहा था। अब पुलिस उस लोकेशन पे पहुंचती है और पहुंच के इन्हें घेर लेती है और घेरने के बाद इनसे कहती है कि चुपचाप सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। अब अपने आप को फंसता देख ये जो है पुलिस पे गोली चला देते हैं। अब ये पुलिस पे गोली चला देते हैं तो एक गोली जाकर राहुल सैनी नाम के एक पुलिस अधिकारी के हाथ में लग जाती है। जिसके बाद अब पुलिस वाले भी इधर से गोली चलाना शुरू कर देते हैं अपनी रक्षा के लिए और इन दोषियों को पकड़ने के लिए। जब पुलिस इन पे गोली चलाती है तो एक गोली जाकर मेहरबान के पैर पे लग जाती है, जिसके चलते वो वहीं पे गिर जाता है और दूसरी गोली जाकर उमर के हाथ में लग जाती है। अब यहाँ पर पुलिस वाले इन दोनों को पकड़ लेते हैं और पकड़ के कस्टडी में लेकर थाना ले आते हैं पूछताछ करने के लिए। अब यहाँ पर पुलिस वाले इन दोनों से पूछते हैं कि क्या तुमने फारूक को मारा है, जिस पर दोनों कुछ जवाब नहीं देते। जिसके बाद पुलिस वाले इन दोनों को 3rd डिग्री टॉर्चर देने लगते हैं और वहीं पर सबसे ज़्यादा मारते हैं जहाँ पर गोली लगी थी। मेहरबान जो थोड़ा कमज़ोर था और वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके बाद वो अपना सारा जुल्म कबूल कर लेता है। लेकिन जो उसने पुलिस वालों को बताया उस पर यकीन करना इम्पॉसिबल था। वो पुलिस वालों को बताता है कि पिछले 5 साल से मैं अपने मामा की पत्नी मामी से यानी अमरीन से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन मामा के जीते जी ये इम्पॉसिबल था कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम लोग का रिलेशन कब से चल रहा है, जिस पर अब मेहरबान बताता है कि हम लोग का रिलेशन तब से चल रहा है जब से मेरे मामा सऊदी अरब काम करने के लिए गए हैं। लेकिन फिर जब मेरे मामा सऊदी अरब से वापस इंडिया आ जाते हैं तो पता नहीं उन्हें कैसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो अमरीन को मारने पीटने लगते हैं और तो और वो उसे घर से बाहर भी निकलने नहीं देते हैं। जिसके चलते अमरीन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो ये सारी बातें आके मुझे बता देती है। जिसके बाद मैं एक प्लान बनाता हूँ 3 दोस्तों के साथ मिलकर। अकॉर्डिंग टू माय प्लान मैं और उमर 28 अप्रैल की शाम को फारूक को घर से बुलाकर बियर पीने का लालच देकर उसे हम रामपुर के एक गांव में ले जाते हैं, नदी के किनारे खेत के पास। वहां ले जाने के बाद हम उस पे 5 गोली मार देते हैं, जिसमें से 2 गोली उसके पीठ में लगती है और 3 गोली उसके सीने पे लगती है। अब ये गोली लगने के चलते उसकी तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है। उसे मारने के बाद भी हमारे मन को शांति नहीं मिलती है, या यूं कहें हमें डर लगता है कि कोई इसे पहचान ना ले। जिसके बाद हम एक बड़ा सा पत्थर उठा के उसके चेहरे को भी कुचल देते हैं, जिससे कि ये पता ना चल सके कि आखिर ये इंसान है कौन। नो वन कैन आइडेंटिफाई हिज फेस। बट यू नो दोस्तों, यहाँ पर उस उन्हें ये नहीं पता था, ही डजेंट नो कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं।
जिसके बाद अब पुलिस वाले उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और उस गन को भी कस्टडी में ले लेते हैं और उस बाइक को भी कस्टडी में ले लेते हैं जिससे इस क्राइम को अंजाम दिया गया था। अब पुलिस वाले उनके बयान को रिकॉर्ड करते हैं और फारूक की पत्नी को भी अरेस्ट कर लेते हैं और फारूक की पत्नी से भी पूछताछ करते हैं। तो फारूक की पत्नी भी बोलती है कि हाँ, मैंने ये क्राइम किया है, जिसके बाद उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब पुलिस वाले इन तीनों को जेल भेज देते हैं तब तक के लिए जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता है। आई होप सो ये सच्ची स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना भाई और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।